कक्षा 10वीं जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पहले से चूंकि मैं चित्र ड्रॉ करके रखा हूँ, इस पर बाद में हम लोग देखेंगे। तो पहले समझेंगे, ठीक है, कि धातु जो है किस प्रकार के साथ अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करते हैं। तो धातु, ठीक है, धातु अम्लों से हाइड्रोजन को अलग कर देता है। अगर अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया कराया जाए धातु को अम्ल के साथ, तो क्या होता है कि अम्ल में जो हाइड्रोजन रहता है, जो हाइड्रोजन गैस रहता है, उसको वो अलग कर देता है। और जो बचे हुए अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्टों से वो क्या करता है, यौगिक बनाता है। अतः अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक समीकरण के माध्यम से अभी समझेंगे। धातु सबसे पहले ले लेते हैं धातु, ठीक है। अगर धातु को अम्ल के साथ में क्या किया जाए, अभिक्रिया कराया जाए, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। तो इसको अभी हम लोग समीकरण के भी माध्यम से समझेंगे। तो यहां पर चूंकि मैं धातु लिखा हूं, अब धातु किसको कहते हैं, तो धातु, ठीक है, पहले हम लोग धातु को समझ लेते हैं बिल्कुल संक्षेप में। धातु का परिभाषा क्या हो सकता है, तो जिसको हम अगर पीटेंगे तो उससे आवाज आना चाहिए, उसमें तन्यता होनी चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, इस प्रकार से जो गुण पाए जाते हैं वो धातु हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर धातु के बाद फिर एसिड भी कई प्रकार के होते हैं। H2SO4 है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HCl है, वगैरह वगैरह है। तो अम्ल, धातु और अम्ल के साथ में अगर अभिक्रिया कराया जाए तो यहां जो बनता है उसे क्या कहेंगे, हम लवण कहेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको एक समीकरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जो यहाँ पर जिसको चित्र में दर्शाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं। अब अपना फोकस जो है सो इस चित्र पर ठीक प्रकार से अभी करेंगे। तो यहां देखिए कि यहां एक स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है, और इस स्टैंड में एक परखनली को बढ़िया से सेट कर दिए हैं। और उस परखनली में क्या किए हैं, एक थोड़ा सा अम्ल डाल दिया गया है जो H2SO4 है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर लिखा हुआ है H2SO4, ये भी मैं लिख देता हूं। तो अब H2SO4 पहले से डाल दिए, और यहां क्या है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को समझेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम किसको कहेंगे, तो जिसमें जल की मात्रा अधिक हो। ठीक है, जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसके पहले हम तनु बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो तो उसको हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे, और जिसमें जल की मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जल की मात्रा अधिक है तो इसलिए इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहा गया है। तो ये हो गया H2SO4। अब इसमें जिंक का टुकड़ा को डाल दिया गया है, छोटा छोटा यहाँ पर देखिए टुकड़ा है, तो ये जिंक का टुकड़ा है। चूंकि जिंक जो है वो बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, चूंकि लोहा भी क्या है, लोहा भी धातु है। अगर उसको हम डाल देंगे अम्ल में तो उसको अभिक्रिया करने में 2 दिन समय लग जाएगा। लेकिन जिंक एक ऐसा धातु है जिसको अगर एसिड में हम डाल दें छोटा छोटा टुकड़ा बना करके, तो तुरंत एकदम 2 से 4 मिनट में उसका अभिक्रिया करना शुरू हो जाता है। इसलिए स्कूल्स कॉलेज का जो प्रयोगशाला होता है उसमें जिंक का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और दूसरा चीज़ क्या है, H2SO4। H2SO4 भी स्कूल के लिए बहुत अच्छा है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, थोड़ा हल्का एसिड होता है। तो ये दोनों प्रयोग के लिए बेहतर मैं समझता हूं इसे। तो यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या किया गया है, छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा डाल दिए। अब टुकड़ा तो डाल दिए, अब उसमें क्या होने लगा, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां पर इसको यहां कॉर्क के माध्यम से यहाँ इसका परखनली का मुंह जो है उसको बंद कर दिए हैं, और यहाँ पाइप के माध्यम से इसको क्या किए, एक निकास नली बना दिए हैं। और यहाँ पर जो एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन में साबुन का घोल, साबुन का विलयन यानी कि साबुन का पानी ले लिए यहाँ पर। ठीक है, और उस पाइप का जो मुंह है उसको सीधे डाल दिए इस जल के अंदर में। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अभिक्रिया से क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर अभिक्रिया प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो अभिक्रिया जब प्रारंभ हो गया तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि छोटा छोटा गैस का बुलबुला बन रहा है। तो वो बुलबुला क्या है, वही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा कि यहां से ये निकलना चाहेगा, क्योंकि वो तो गैस है और मैं पहले ही बता चुका हूं कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो अब ये गैस जो है वो निकल रहा है और यहां से ये गैस यहां से इस निकास नली के माध्यम से क्या होगा, यहां से आएगा और यहां पर वो निकलना चाहेगा और निकल करके यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है सो एक गैस के माध्यम से ऊपर उड़ रहा है। अगर यहाँ पर एक जलता हुआ मोमबत्ती को हम लेते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं, इस गैस के ऊपर में रखते हैं, तो ये फट 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 के आवाज से क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जो है सो जलना प्रारंभ हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग एक समीकरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किए हैं, जिंक लिए हैं धातु के रूप में, तो जिंक और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया हुआ Zn। ठीक है, जिंक को Zn से दिखाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। जब इसको अभिक्रिया किए तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि धातु जो है सो क्या करता है, अम्लों से हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। तो यहां जो हाइड्रोजन है वो तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो बनेगा अभिक्रिया से वो क्या कहलाएगा, जिंक सल्फेट, जिसको हम लोग दिखलाते हैं ZnSO4। ZnSO4 से हाइड्रोजन गैस तो अलग कर दिया, तो इसको हम लोग अलग से दिखा देंगे H2। ठीक है, तो ये समीकरण के माध्यम से इसी को हम लोग यहां पर देखे हैं, यहां चित्र के माध्यम से देखें कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है और यहां उसी को समीकरण के माध्यम से देखें। तो मेरा विश्वास है कि ये अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं, यहां चूंकि मैं एक लिया हूं, एक धातु एक अम्ल का मैं उदाहरण लिया हूं, यहाँ Zn। ठीक है, Zn प्लस H2SO4। यहाँ आप दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, HCl लीजिए या तो कोई और भी एसिड लीजिए। ठीक है, कोई भी धातु ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आप लोहा भी ले सकते हैं, लेकिन प्रयोग के दृष्टिकोण से अगर तुरंत उसका प्रयोग देखना है तो जिंक लेना शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आई होप, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल ठीक ठाक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से और भी विज्ञान से संबंधित या तो गणित से संबंधित या तो अन्य विषय से संबंधित, विशेष करके मैट्रिक कक्षा के लिए, 10वीं कक्षा के लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल है योर स्टडी गाइड, उसे आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आप लोगों को लाभ मिलता रहे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।